नमस्कार। संस्कृति यात्रा के नए अध्याय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। नए दर्शकों को बताते चले कि ये यात्रा है धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपरा से परिपूर्ण भारत की समृद्ध संस्कृति की। विविधता की अनोखी मिसाल लिए हजारों वर्षों से चली आ रही इस यात्रा के साक्षी बनने से पहले आपको बता दें कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के सौजन्य से संसद टीवी पर यह यात्रा आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह होगी और आपको लेकर चलेगी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए और अद्भुत ज्ञान के साथ। तो संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं संस्कृति संग्रहण की प्रक्रिया से साप्ताहिकी में। पिछले सप्ताह IGNCA और इसके 9 क्षेत्रीय केंद्रों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियां। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सप्ताह भर की महत्वपूर्ण हलचल पर साप्ताहिकी में। IGNCA और संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया। इस अवसर के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंटवारे की पीड़ा और उसके कारणों पर विस्तार से बात की। विभाजन और विस्थापन के दर्द सहने वाले उन सारे लोगों को हम तिरंगे की छाया में खड़े होकर के इस संकल्प के साथ में स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दें कि भविष्य में भारत को ये मंजर कभी देखना न पड़े। सांप्रदायिक नफरत के चलते जो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी उस समय हुई, जिसमें 10 लाख लोगों से ज्यादा काल कबलित हुए, शायद उस त्रासदी से हमारी आने वाली पीढ़ी रूबरू भी न हो पाती यदि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव न लिया होता। कार्यक्रम में IGNCA द्वारा निर्मित विभाजन की घटनाओं पर आधारित लघु फिल्म अ न्यू पोस्ट बॉक्स टेल्स फ्रॉम द पार्टीशन का प्रोमो दिखाया गया। फिल्म का निर्देशन IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी द्वारा संपादित पुस्तक विभाजन विभीषिका की कहानियां का विमोचन भी किया गया। इसके अलावा विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना आदि यहाँ पर मौजूद रहे। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, ये संभवतः विश्व का सबसे बड़ा मानव विस्थापन और सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उससे कहीं अधिक ज्यादा लोगों ने अपने जीवन को विस्थापित कर दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये एक ऐसे भूभाग का विभाजन था जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, कोई तार्किक आधार नहीं था। इसलिए रातों रात लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया और जो कल तक एक बहुत बड़े भूभाग या भवन के स्वामी थे, वे अगले ही दिन शरणार्थी होकर दूसरी जगह आ गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 9 क्षेत्रीय केंद्रों में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की थीम पर आधारित लघु फिल्मों की फिल्म स्क्रीनिंग की गई। IGNCA ने 2022-2023 में विभाजन पर आधारित लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इसी प्रतियोगिता में पुरस्कृत फिल्मों को ही क्षेत्रीय केंद्रों में दिखाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मुख्य कार्यालय सहित क्षेत्रीय केंद्रों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित IGNCA मुख्यालय के कर्मचारियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा ने एयरपोर्ट पर तिरंगा प्रदर्शनी का आयोजन किया। वहीं क्षेत्रीय केंद्र जम्मू और कश्मीर के कर्मचारियों ने भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया। उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया, साथ ही तिरंगा रैली का भी आयोजन किया। इस रैली ने छात्रों में एकता और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना का संचार किया। क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने अभियान के तहत घर घर तिरंगा देकर लोगों को जागरूक किया। वहीं क्षेत्रीय केंद्र रांची ने
श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र रांची ने LEBB स्कूल रांची के सहयोग से हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट मनाया। रांची की महिला गायन टीम अद्वितीय ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने हर घर तिरंगा अभियान बेहद अनूठे ढंग से मनाया और तिरंगा बाइक रैली का भव्य आयोजन किया। क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर ने इस अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन तो किया ही, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों ने भी सहभागिता करते हुए केरल में हर घर तिरंगा का संदेश दिया। क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए थवलकुप्पम में इरुला जनजाति के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। साप्ताहिकी में आपने देखा कि कैसे विभिन्न माध्यमों से कला संस्कृति का संग्रहण होता है। तो आइए अब देखते हैं संस्कृति यात्रा का पहला पड़ाव विशेष। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य को स्त्री देश के नाम से भी जाना जाता था और क्यों? नहीं पता? चलिए हम आपको बताते हैं। यह है नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक अपना कश्मीर। दोस्तों, पूर्व में कश्मीर की संप्रभुता को बचाने में वहां की अनगिनत वीरांगनाओं के योगदान के चलते कश्मीर को स्त्री देश भी कहा जाता था। इन्हीं वीरांगनाओं के बारे में है आज का विशेष IGNCA की फिल्म स्त्री देश। राजा अवंती वर्मन, जिनके नाम पर अवंतीपुरा आज भी स्थित है, के पुत्र शंकर वर्मन ने राजगद्दी संभाली और समय ने एक बार फिर करवट ली। इस विजय अभियान में अचानक एक तीर शंकर वर्मन की गर्दन पर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। श्रीनगर अभी काफी दूर था। राजा के न रहने पर बगावत के खतरे पैदा हो जाते। रानी दोराहे पर खड़ी थी। उसने एक उपाय सोचा। संकट की घड़ी थी। राज्य को चलाने वाला कोई शासक नहीं बचा था। तब कुछ बुद्धिमान मंत्रियों ने एक जनसभा बुलाई और संभवतः सुगंधा देवी अपने कार्यों और व्यवहार के कारण जनमत संग्रह से चुनी गई पहली शासक बनी। पितृसत्ता में ये तब भी आसानी से हजम नहीं हुआ और कुछ सालों में ही कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने षड्यंत्र से सुगंधा को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर कुछ समय बाद सुगंधा के विश्वास पात्र मंत्रियों के कहने पर श्रीनगर के बाहरी इलाके में सत्ता दोबारा पाने की चाह में सुगंधा ने एक युद्ध जरूर लड़ा, पर उसकी हार हुई। स्त्री देश की ये महानायिका कारावास की अंधियारी कोठरी में खो गई। कालांतर में सुगंधा की सूझबूझ और तरीके लोगों को मदद करते रहे और इसके किस्से आज भी सुने जा सकते हैं। सुगंधा के सुख शांति वाले शासनकाल के बाद करीब 50 वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता की शुष्क आंधियां चलती रहीं। कश्मीर में अमन का हरा भरा वृक्ष सूख गया। इसी बीच कश्मीर के पड़ोस में लोहार एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा। उस साम्राज्य के एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैला हिंदू शाही साम्राज्य था। इसी लोहार साम्राज्य की राजधानी लोहरेन में एक राजकुमारी दिद्दा का जन्म हुआ। नन्ही राजकुमारी अपंग थी। महाराज सिम्हराज ने उसे त्याग दिया और उसकी परवरिश वलजा नामक सेविका ने की। इधर राजकुमारी जवां हो रही थी, उधर कश्मीर में साल 950 ईस्वी में राजा पर्वगुप्त के पुत्र अय्याश राजकुमार क्षेमगुप्त ने राजगद्दी संभाली। उसने अपने ही मंत्री फाल्गुन की पुत्री से शादी की, पर फिर एक दिन शिकार के दौरान उसने दिद्दा को देखा, उसके रूप और वाक चातुर्य से आकृष्ट हुआ, वारिस की चाह में उससे शादी की। शुरुआत में दिद्दा को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली क्योंकि उसकी अपंगता को अपशगुन की तरह देखा गया। फिर भी
दिद्दा ने शासन में हाथ बटाया और फिर क्षेमगुप्त की चाहत और दिद्दा के लिए सम्मान इस कदर बढ़ा कि उसने अपने नाम के आगे दिद्दा का नाम लगाना शुरू किया, जिसे तब और फिर बाद में भी इतिहासकारों ने कोई बहुत स्वस्थ तरीके से नहीं देखा। पर आज दिद्दा के इतिहास को पलटने पर जो समझ आता है वो प्रशंसनीय है। राजा क्षेमगुप्त से दिद्दा को एक पुत्र हुआ, अभिमन्यु। अभिमन्यु अभी छोटा ही था कि क्षेमगुप्त की असमय मृत्यु हो गई। दिद्दा दोराहे पर खड़ी थी। ऐसे में क्षेमगुप्त और दिद्दा के विश्वास पात्र मंत्री नरवाहन की सलाह और अपनी सूझबूझ से सती होने की बजाय राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने का फैसला उसने लिया। संभवतः दिद्दा पहली ऐसी रानी बनी जिसने सती का विरोध किया। उसने नाबालिग अभिमन्यु का राज्याभिषेक कराया और राजसत्ता अपने हाथ में लेकर ऐसे फैसले लेने शुरू किए कि जिससे राज्य की व्यवस्था में एक नई जान आने लगी। दिद्दा को प्रजा का पूरा सहयोग मिला। उसने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारी। स्त्री देश कश्मीर की इन 13 असरदार स्त्रियों की कहानियां न जाने कहां गुम हो गई। कभी राजसत्ता, कभी पितृसत्ता, तो कभी स्त्रियों ने खुद इन्हें वो महत्व दिया ही नहीं जिनकी वो हकदार थीं। लोक कथाओं से भी ये कैसे और कब धूमिल हुई किसी को खबर ही नहीं लगी। आज स्त्री देश की इन स्त्रियों और उनके कार्यों को समझने के बाद ये बात दावे से कही जा सकती है कि इन वीरांगनाओं ने कश्मीर और देश दुनिया को वो सब दिया जिसके लिए हमें इनका कृतज्ञ होना चाहिए था, और हम इन्हें ही भुला बैठे। इन स्त्रियों की कहानियां हमारी लोक कथाओं में शामिल होनी बेहद जरूरी है, ताकि न सिर्फ कश्मीर की बल्कि सभी लड़कियां इन महानायिकाओं में अपनी रोल मॉडल देख पाएं, ताकि समाज किसी भी लड़की पर कोई बंदिश लगाने से पहले याद रखे कि ये वो ही कश्मीर है जहां पिता अपनी बच्ची को सबसे पहले अपने साथ युद्ध मैदान ले जाया करता था। ये वो ही कश्मीर है जहां जरूरत पड़ने पर यहाँ की किसी स्त्री ने कभी सेना की कमान संभाली, कभी धर्म और अध्यात्म को समृद्ध किया, व्यवस्थाओं को सुधारा, कभी शास्त्रार्थ करती नजर आई तो कभी पति के गलत फैसलों का खुलकर विरोध किया और फिर उन्हें सुधारा भी। अगर बंदिशें न थोपी जाएं, एक बार फिर उसी खुलेपन से निडर होकर लड़कियों और महिलाओं को एक उदार अवसर मिल जाए तो कश्मीर एक बार फिर सही मायने में स्त्री देश हो जाए। अभी आप देख रहे थे कश्मीर की वीरांगनाओं की वीर गाथाएं। ये देखकर लगता है कश्मीर वास्तव में स्त्री देश है। वीरता की गाथाओं से आगे चलते हैं पुरुषार्थ की ओर। हमारे अगले पड़ाव राम एक लीला अनेक में, और बात करते हैं एक ऐसी नाट्य परंपरा की जो आपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य देखी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामलीला की। IGNCA के अथक प्रयासों से रामलीला मंचन सन 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया जा चुका है। राम एक लीला अनेक, ये शीर्षक रामलीला मंचन की अनेकता को दर्शाता है। राज्य स्तर, जिला स्तर और यहां तक कि कस्बा स्तर पर भी आपको ये विविधता देखने को मिल सकती है। इसी अनेक में से एक रामलीला है वाराणसी में मां गंगा के दूसरे तट पर बसे रामनगर की। प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी से शुरू होने वाली ये लीला एक माह तक चलती है। परंपरागत बिना बिजली और माइक व्यवस्थाओं के साथ सैकड़ों का दर्शक समूह इसे बड़ी श्रद्धा और चाव से देखता है। ये रामलीला एक मंच पर न होकर पूरे रामनगर शहर में मंचित होती है। लीला के पात्र और जन सैलाब हर हर महादेव के नारों के साथ एक मंच से दूसरे मंच की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं राम एक लीला अनेक में रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला। Varanasi, an ancient city where a unique Leela is held every year for 30 days across the Ganga at Ramnagar.
over 1 million visitors. A 10-kilometer showground, 37 locations. No lights, no mics, yet a distinctive experience. The story of Ram, as expressed in the Ramcharitmanas, is performed at Ramnagar for 30 days, fusing classical and popular into a drama encompassing both audience and actor. This tradition of staging the Ram Leela was started in the mid-19th century by then Maharaja of Kashi, Maharaj Udit Narayan Singh. Being very unique and difficult to document since it moves continuously from place to place, IGNCA worked on the planning of the project for about a year. During this phase, Ganesh Puja, making and repairing of masks, sets, training of actors at Ramnagar was documented for the benefit of scholars and for posterity. The most famous of the scenes of the Leela is the scene of bow sacrifice, enacted on the 5th day. यह जो बोरे आम के शाखा की भात अपने पुलकित भुजा को देख रहे हैं, सो के ही देश के राजा हैं। ए सुमत, ए मल्लिक पर्वत के राजा हैं। तुम सब लोग जल्दी से जाके सबको यथा योग आसन दे बैठावते जाओ। श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे। सब रणधीर आए, मन हरनहारी राजकुमारी, आओ परम विजय उज्ज्वल कीर्ति ग्रहण करने वाला, आओ धनुष को तोड़निहार, मानो विधाता ने नहीं बनाया है। अब कोई वीरता नहीं रखत है। हम जान लिया कि ब्रह्मा ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। ए महाराज, रघुवंशियों में यहाँ कोई होता है, कई समाज में ऐसी बातें कोई नहीं करता। हे नाथ, आपके प्रताप की महिमा से धनुष को जब दंड की नाय तोड़ डालो। Bharat Milap is also a scene of great significance.
It is for the first time that the entire Ram Leela of Ramnagar has been documented by IGNCA for posterity. देखा आपने कैसे पूरे रामनगर का माहौल एक महीने के लिए राममय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भारत की आत्मा इसके गांव में बसती है, पर समय के साथ गांव भी सिमटने लगे हैं। जगह जगह कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। अब गांव की मिट्टी की महक लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। देश में जो ग्रामीण धरोहर बची हैं, उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए माटी सुगंध में। इसमें आज आप देखेंगे मेघालय का एक गांव कोंगथोंग, जो कि संस्कृति यात्रा के इस एपिसोड का अगला और अंतिम पड़ाव है। कोंगथोंग, पूर्वी खासी हिल्स, खतरस्नोंग लेथक्रो तहसील। कोंगथोंग, जिसे लोकप्रिय रूप से सिंगिंग विलेज कहा जाता है, पूर्वी खासी हिल्स में एक गांव और एक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसे भारत के व्हिस्लिंग विलेज के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, क्योंकि आप मेघालय के शक्तिशाली मानसून पहाड़ों से घिरे होंगे। कोंगथोंग गांव में करीब 109 घर हैं। कोंगथोंग गांव की कुल आबादी 567 है। ग्रामीणों की स्थानीय भाषा खासी है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में 2 निम्न प्राथमिक सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। गांव में पानी की आपूर्ति, नियमित स्वास्थ्य केंद्र, गैस, इंटरनेट जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें झाड़ू की छड़ें, काली मिर्च, सफेद मिर्च, बीटल नट्स, बीटल लीव्स, तेज पत्ता, अनानास और संतरे हैं। इसके अलावा यहाँ के ग्रामीण पर्यटन और शहद उत्पादन का काम करते हैं। इस कोंगथोंग गांव के लोग अपने संदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए गाना गाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे के लिए एक अनोखी धुन बनाती है। इसी खूबसूरत परंपरा, जहाँ बच्चे को जन्म देने के बाद माँ जो भी प्यार से खूबसूरत धुन बनाती है, वही उनका नाम हो जाता है। यहाँ प्रत्येक ग्रामीण के पास एक दूसरे को बुलाने के लिए एक अनोखी धुन है और उसी धुन से एक दूसरे को पुकारते हैं। ये परंपरा यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव वालों ने इस धुन को जिंजर वाई लॉबी यानी माँ का प्रेम गीत कहा है। कोंगथोंग गांव में आपको सबसे ऊंचा लिविंग रूट ब्रिज मिलेगा, जिंगकिंग मायो, जो 2 ग्रेनाइट चट्टानों को 100 फीट से अधिक नीचे की ओर बहने वाली वाह सोरहा नदी से जोड़ता है। इस गांव में माँ बोइट व्यू पॉइंट है और यहाँ 3 मंजिला पत्थरों वाली बड़ी चट्टान है। नदियों और घाटियों को देखने के लिए ये सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है। इसके बाद न्यूमसलैंग है, जो एक प्राकृतिक नजारा है, जहाँ से कोंगथोंग गांव और बांग्लादेश सहित अन्य गांवों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। कोंगथोंग के वार्षिक धार्मिक उत्सव को शाद सुख मिनसियम पूजा कहा जाता है। ये त्योहार भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए है। ये मेघालय का एक पारंपरिक त्योहार है, जहां सभी लोग साल में एक बार फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाते हैं। यहाँ वे पारंपरिक संगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं और भोजन परोसते हैं। गांव का पारंपरिक भोजन जमाव बम, जशोक, जडेम, जपयो, जाको, जाधो, डोकलेह, तुग्रेमबाई और तुमताप है। गांव की महिलाएं तपमोह, जैनसिंग और जैनकर शाह जैसे पारंपरिक परिधान पहनती हैं। गांव के पुरुष जैनस्पोंग, जैनबोहो, सेप्टिलॉर, पैंट और शर्ट जैसे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं।
तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन और इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।